Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the first chapter of Indian history, that is towards independence and partition, the last phase 1935 to 1947. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया जब आज़ाद हुई थी उसके पहले उसकी क्या सिचुएशन थी, उसमें क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं सबसे इजी डेफिनेशन बताऊँ सोशलिस्ट का या सोशलिज्म का, तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो या पैसे हो या कुछ भी हो, वो किसी एक के पास नहीं होगा, वो सबके पास होगा। तो ये जब डिविजन होती है किसी भी चीज़ की, चाहे रिसोर्सेज की या वेल्थ की, जब डिविजन होती है सबके बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं या फिर सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट आइडियाज या आइडियोलॉजी। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक, पहला रोल जो हम देखेंगे वो है एम एन रॉय का सोशलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में, सोशलिस्ट आइडिया को फैलाने में। तो एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय जो है वो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी? अर्बेलिया से की थी। फिर 1898 में उनकी फैमिली जो है वो कोडालिया में चली गई, एंड फिर वहाँ अब उन्होंने, नरेंद्र नाथ ने अपनी स्टडीज़ जो है उसे कंप्लीट किया। ऑल्सो हाँ, नरेंद्र नाथ नहीं है इनका नाम, इनका नाम मनवेंद्र नाथ है। ओके, तो करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा कि इट्स मनवेंद्र नाथ एंड नॉट नरेंद्र नाथ। ठीक है, तो बेसिकली इस पैराग्राफ में एम एन रॉय ने जहाँ से भी अपनी स्कूलिंग की थी, जहाँ उनका जन्म हुआ था एंड ऑल दैट, वो सब मैंशनड है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू गो थ्रू, मतलब वो बस मेमोराइज करने वाली चीज़ है, तो उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, सो ये जो मणिपेंद्र नाथ थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। किससे? स्वामी विवेकानंद से और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। सो एम एन रॉय जो है वो उनकी राइटिंग्स पढ़ते थे, विवेकानंद की और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता था इनकी बातें, इनका विचार, इनका भावना जो भी है वो सब काफ़ी मोटिवेटिंग लगता था, जो भी वो लिखते थे या जो भी उनकी आइडियोलॉजीज थी वो। ठीक है, तो 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था, तब मानवेंद्र नाथ जो थे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आए हुए थे और वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ रहे थे, सोशलिस्ट आइडियाज़ को लेके आगे चल रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने एक अनुशीलन समिति ज्वाइन किया। ठीक है, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। अब सीक्रेट सोसाइटी क्यों थी? क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए या फिर गौर दीजिए कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है ये इंडिपेंडेंस से पहले हो रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंस से पहले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने पूरे कंट्री को कैप्चर कर रखा होगा। तो अगर आप कोई भी आइडियाज़, आइडियोलॉजीज या कोई भी प्रोटेस्ट शुरू करोगे एक ऐसे कंट्री में जो ऑलरेडी किसी के अंडर है, तो ऑब्वियसली वो आपको जेल में रख देंगे। अगर आप ब्रिटिश के सामने जाके बोलोगे अरे भैया सुनो, हम जो है आपकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते, आप नल्ले हो, आप निकल लो यहाँ से, तो ऐसे तो नहीं होता। एक तरीका होता है, आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने कब्जा करके रखा है, और अगर आप ओपनली प्रोटेस्ट करोगे तो आपको जेल में रख दिया जाएगा, है ना? तो इसीलिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति, जिसमें वही होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे हटाना है, किस आइडियोलॉजी से हटाना है, किस तरीके से हटाना है, वो सब डिस्कस होता था। तो जो एम एन रॉय थे उन्होंने भी ये सोसाइटी जो है, ये समिति जो है, उसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो फंड रेज करते थे एंड ऑल दैट सीक्रेट सोसाइटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चल के एम एन रॉय जो है वो एक चाइनीज नेशनलिस्ट लीडर सन्यत सेन से भी मिलते हैं, जिन्होंने जापान में शेल्टर ले रखा था। अब सन्यत सेन कौन है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने सन्यत सेन के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा है ना? तो अब एम एन रॉय सन्यत सेन से भी मिलते हैं और उनकी उनसे भी काफ़ी कुछ वो सुनते हैं, मतलब उनकी क्या विचारधारा एंड ऑल दैट। ठीक है, बट सनियत सेन से जब एम एन रॉय मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखिए हम ये करने वाले हैं, क्या आप हमें थोड़ी बहुत मदद कीजिएगा या मतलब थोड़ा बहुत असिस्टेंस दीजिएगा। तो सनियत सेन कहते हैं कि नहीं भैया, हम नहीं दे रहे आपको कोई भी मदद। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम आपकी मदद करें। आप जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना प्लान बना रहे हो, आई डोंट वांट टू हेल्प यू इन दैट। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हेल्प करूँ उस चीज़ में। ठीक है, फिर एम एन रॉय ने जो है अपना इंटरेस्ट मार्क्सिज्म में डेवलप किया। मार्क्सिज्म क्या है?
मार्क्सिज्म में वही चीज़ है कि जैसे सोशलिज्म में क्या होता है कि कलेक्टिव ओनरशिप होगा हर चीज़ का, तो मार्क्सिज्म जो है वो भी एक तरह से इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करता है कि हर एक कंट्री में एक वर्किंग क्लास होता है और एक कैपिटलिस्ट क्लास होता है, तो इनके बीच में जो स्ट्रगल्स चलता रहता है ना, मार्क्सिज्म इस चीज़ को केटर करता है। मार्क्सिज्म बोलता है कि एक सोशियो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप होनी चाहिए ताकि हम इस क्लास स्ट्रगल को टैकल कर पाए। ठीक है। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है वर्किंग क्लास का कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, उसके खिलाफ हम कुछ कर पाए। तो एम एन रॉय काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए मार्क्सिज्म से। उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म की एक आइडियोलॉजी को ही फॉलो कर रहा है कि हम जो है किसी एक के पास सारा वेल्थ नहीं देंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट ओनरशिप पे नहीं चलेंगे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम सोशलिस्ट पे चलेंगे। सोशलिस्ट मतलब कि सबके पास सब कुछ रहेगा, है ना, रिसोर्सेज सबके पास होंगे, वेल्थ सबके पास होगा। ठीक है। फिर एम एन रॉय जो है उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की इंडिया की, बट वो इंडिया के बाहर किया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म किया उन्होंने, बट कहाँ किया, इंडिया के बाहर। और वो कहाँ हुआ, तशकेंत। 1920 में तशकेंत में एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया। ठीक है। तो अब इंडिया में कब फॉर्म किया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को, तो इंडिया में उन्होंने फॉर्म किया कम्युनिस्ट पार्टी को सितंबर 1924 में। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। आपको इसे याद रखना होगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। उसके बाद एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई कम्युनिस्ट की कानपुर में, और इस कॉन्फ्रेंस को ही बोला जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस ही जो है कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया में राइज होने का नंबर वन रीजन है। मतलब यहीं से जो है इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला शुरू हुआ। ठीक है। कहाँ से, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द कम्युनिस्ट एट कानपुर पे। ठीक है। 1937 के अप्रैल में इन्होंने अपनी वीकली जो है इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक तरह का मैगजीन या न्यूज़पेपर कह सकते हो, जो उन्होंने रिलीज किया, किसने, एम एन रॉय ने, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 मार्क में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया किसका वीकली है, तो यू हैव टू राइट देयर कि एम एन रॉय का है। ठीक है। इन्होंने रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी फॉर्म किया था 1940 में। ठीक है। इवेंचुअली ही डाइड एट देहरादून ऑन 25 जनवरी 1954। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम एन रॉय। एम एन रॉय एक ऐसे इंसान थे जो सोशलिस्ट आइडियाज़ पे, आइडियोलॉजीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। उनकी क्या क्या बिलीव्स थे, वो किससे इंस्पायर्ड थे, उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी, वो किससे मिले, वो कौन से समिति के मेंबर थे, उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कौन सा वीकली रिलीज किया, ये सब हमने देखा। ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो 1930s में जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि कांग्रेस के बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगा। मतलब लोग सोशलिस्ट आइडियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करने लगे कि अरे हाँ, सोशलिस्ट आइडियाज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, उन्हें ये लगने लगा। ठीक है। तो अब और कौन कौन से ऐसे, एम एन रॉय का तो हमने देख लिया कि वो बिलीव करते थे सोशलिस्ट आइडियाज़ पे, और कौन से लीडर्स थे जो बिलीव करते थे सोशलिस्ट आइडियाज़ पे, जवाहरलाल नेहरू। वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड थे सोशलिस्ट आइडियाज़ से। उन्हें भी ऐसा लगता था कि भाई सोशलिस्ट आइडियाज़ बहुत सही है एंड हमें ये करना ही चाहिए, मतलब इसे फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इंडिया के सिचुएशन के बारे में ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी क्या सिचुएशंस चल रही है, फ़ॉरेन में कैसा माहौल है, वो सब के बारे में भी जानकारी रखते थे। तो जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रहा था 1917 में, वहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक टर्मोइल्स चल रही थी, जो भी इश्यूज हो रहे थे, वो सब के बारे में भी उन्होंने नॉलेज रखा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नवंबर 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत यूनियन को विजिट किया, मतलब वो वहाँ पे गए घूमने के लिए। क्यों गए, क्योंकि वहाँ से उन्हें एक ऑफिशियल इनविटेशन आई थी कि भाई कि जवाहरलाल नेहरू जी, हम चाहते हैं कि आप सोवियत यूनियन आए और एक बार यहाँ पे विजिट करके जाए। तो जब जवाहरलाल नेहरू 1927 में वहाँ गए सोवियत यूनियन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। अब इम्प्रेस्ड किस चीज़ से हुए, उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे तो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, यहाँ पे सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन तो यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसको और अच्छा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने फिर सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में भी
वो वहाँ पे उन्होंने जाना कि अच्छा सोशलिस्ट आइडियाज़ एंड ऑल दैट, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्हें जानकारी हुई वहाँ पे। तो उन्होंने फिर सोचा कि भैया अब जो है मैं इंडिया में जाऊँगा और मैं भी वहाँ पे जाके रिफॉर्म्स लाऊँगा। ठीक है? सोसाइटी में भी, इकोनॉमी में भी फुल फ्लेजेड रिफॉर्म्स लाऊँगा, ये उन्होंने सोचा। तो वो इंडिया में वापस आए 1927 में दिसंबर में, और उन्होंने यहाँ आके सोशलिस्ट आइडियाज़ को प्रोपागेट करना शुरू किया। उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया सोशलिस्ट आइडियाज़ को। ठीक है? अब हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का इलेक्शन नेशनल कांग्रेस में। तो जवाहरलाल नेहरू को 1929, 1936 और 1937 में नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। ठीक है? एंड सुभाष चंद्र बोस को 1938 में। ठीक है? ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं। फिर एक कराची सेशन हुई थी मार्च 1931 में। अब देखो ये सब जो सेशंस है ना, ये बेसिक डिस्कशंस होती थी कि क्या रिफॉर्म्स लानी चाहिए सोसाइटी में, या फिर क्या हमें स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि हम इंडिया को ब्रिटिशर्स से मुक्त कर पाए, या फिर कुछ चेंजेस ला पाए, थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस या बहुत ज़्यादा चेंजेस, जो भी हो। तो सेशंस बैठती थी जहाँ पे लोग डिस्कस करते थे कि क्या क्या हमें चेंजेस लानी चाहिए। ठीक है? तो मार्च 1931 में कराची सेशन हुई, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज़ कही, जो कि आप यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस। इसका मतलब क्या है, और ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और बहुत इफेक्टिव बात है कि अगर आपको पूरी जनता का, मतलब जितने भी लोग पूरे भारत में रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर जितना भी अत्याचार है उसे ख़त्म करना है, तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों को हैंड इन हैंड चलाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर चलोगे कि हमें पॉलिटिकली फ्री होना होगा, ब्रिटिशर्स को हटाना होगा, हमें अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स खुद के हाथ में लानी होगी। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करोगे तो कभी भी आप ये जो अत्याचार सबके ऊपर हो रहा है पूरे देश में, उसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम को भी देखना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मर रहे थे भूखमरी से। ठीक है? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो खा पाए, है ना? तो वही चीज़ उन्होंने कराची सेशन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर पैसे मिलने चाहिए। अब तुम उन्हें गधों की तरह 24 घंटे काम करा रहे हो और पैसे आप एकदम, मतलब इतना मिनिमल दे रहे हो कि मतलब वो खाना भी एक टाइम का नहीं अफोर्ड कर पाए, तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको एक मिनिमल लिविंग वेजेस देनी ही पड़ेगी वर्कर्स को, और प्रॉपर्टी पे भी स्पेशल टैक्सेस लगाने होंगे। और ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, की इंडस्ट्रीज़, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थे, वो सब जो है स्टेट के कंट्रोल के अंडर आएगी। ठीक है? वो ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली उनको हटाना था जवाहरलाल नेहरू को, है ना? और रेलवेज, वाटरवेज, मिनरल रिसोर्सेज और जितने भी बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में भी जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करा कि उसको भी सही करने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने लखनऊ और फैज़पुर सेशन, जो कि दिसंबर 1935 और 1936 में हुई थी। लखनऊ सेशन जो है वो 1935 में हुई थी, और फैज़पुर सेशन जो है वो 1936 में हुई थी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने अपने जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, जहाँ पे वो जॉइंट ओनरशिप की, कलेक्टिव ओनरशिप की बात करते थे, नॉट जॉइंट बट कलेक्टिव ओनरशिप, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया कि भैया देखो, मैं चाहता हूँ कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ आए हमारी कंट्री में, हमारे देश में, बट ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ या आइडियाज़ जो मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली है क्या, उसको जवाहरलाल नेहरू ने इन दो सेशंस में बहुत अच्छे से बताया, ताकि सबको पता चल जाए डिटेल में, एक डिटेल मैनर में, कि बेसिकली जवाहरलाल नेहरू चाहते क्या हैं, उनका ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो है क्या। ठीक है? तो ये जो लखनऊ सेशन था, इट वाज अ लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज एंड द प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। मतलब कि ये जो लखनऊ सेशन था, यहीं से जो है सोशलिस्ट आइडियाज इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हुई, और कांग्रेस ने जो अपनी आइडिया बताई सोशलिज्म को लेके, वो इतनी ज़्यादा पिक्चर में आई। ठीक है?
1937, the Congress condemned the Japanese aggression in China, and the next year a medical mission was sent to China by Dr. Coates. ठीक है, तो अब जापानीज अग्रेशन जो हो रही थी चाइना में, जापान ने जो अटैक कर दिया था चाइना पे, उसमें भी कांग्रेस ने बोला कि भैया जापान ने बहुत गलत काम करा है। 1937 में कांग्रेस ने ये चीज़ बोली और चाइना को जो है मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की, किसने? डॉक्टर कोटेस ने। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। तो अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी एक सोशलिस्ट लीडर ही है, जिन्होंने ऑल बंगाल यूथ लीग को फाउंड किया था। ही वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बंगाल यूथ लीग। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जहाँ पे लेबर्स के इंटरेस्ट को, पीजेंट्स के इंटरेस्ट को देखना, लाइक मद्देनजर रखते हुए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाना या इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली क्या कहा, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमें जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हो, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी वर्किंग क्लास है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, उनको इग्नोर नहीं किया जाए, और जितने पूरे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सही किया जाए। ये जो गधों की तरह 24-24 घंटे, 50-50 घंटे काम करा रहे हैं, उसको कम किया जाए। एक प्रॉपर वर्किंग आवर होना चाहिए, प्रॉपर पेमेंट मिलना चाहिए उन्हें, मेडिकल लीव मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, और सीरियस एक्सीडेंट पे भी कुछ रिलैक्सेशन और कुछ पैसों की हेल्प मिलनी चाहिए। ये जो था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भैया देखो, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि वो एक एगलिटेरियन सोसाइटी बनाए। एगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है? जस्ट अ मोमेंट, ये टर्म है आपका एगलिटेरियन सोसाइटी। अब जो एगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको इक्वल सोशल स्टेटस मिले और इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए और कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब रह जाए, क्योंकि वो उसके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए वो एक हायर पेडेस्टल पे है, एक हायर स्ट्रैटा पे है सोसाइटी पे, और जिनके पास पैसे नहीं है वो एकदम नीच हैं, एकदम गलीच है, मतलब उनको तो पता नहीं, वो इंसान कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, एंड ऑल दैट। वैसा नहीं होना चाहिए। तो सोशल स्टेटस भी सबका इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो भी सबको मिलनी चाहिए। ऑल्सो वो ये नहीं चाहते थे कि कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सिंपली बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है, या उसकी पेरेंटेज, मतलब उसकी पेरेंटिंग कुछ है, या किसी रिलीजन से, या किसी प्लेस ऑफ बर्थ से। ऐसा, मतलब सुभाष चंद्र बोस बेसिकली ये चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी एक जगह से आता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर अगर वो किसी एक कास्ट से आता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी एक क्रीड से आता है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, उन्होंने महाराष्ट्र प्रोविंशियल कांग्रेस जो पूना में हुआ था May 3, 1929 में, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं बर्थ, कास्ट और क्रीड पे, वो सब नहीं होने चाहिए। किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए उस चीज़ का, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, ना प्रिविलेज मिलना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, या किसी भी रिलीजन से हो। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ कही कि फ्री इंडिया will not be a land of capitalists, landlords and castes. Free India will be a social and political democracy, a reign of perfect equality, social, economic and political shall prevail in free India. तो सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज़ कही कि फ्री इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग लैंडलॉर्ड्स हैं, कुछ लोग कैपिटलिस्ट्स हैं, कुछ लोग किसी एक सर्टेन हाई कास्ट से हैं तो वो बहुत ऊपर पोजीशन पे है, हाई पेडेस्टल पे है। फ्री इंडिया एक ऐसी इंडिया होगी, एक ऐसा देश होगा जहाँ पे एक इक्वालिटी होगी, किसी को भी किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना पड़ेगा, किसी को भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना पड़ेगा, किसी को भी पागलों की तरह 24 घंटे काम करके भी कोई पैसे अच्छे ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो पॉलिटिकली भी स्टेबल होगा, इकोनॉमिकली भी स्टेबल होगा, सबको उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके वो जितना केपेबल है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे।
और जो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से आ रहा है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और सोशली भी सब कुछ सही रहेगा, पॉलिटिकली भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो फ्री इंडिया इंडिया वही होगा जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक इक्वालिटी मेंटेन करके चले। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कहा। ठीक है। और सुभाष चंद्र की लीडरशिप के अंडर ही जो लेबर स्ट्राइक हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स पे, जो कि जमशेदपुर पे था, तो सुभाष चंद्र के लीडरशिप के अंडर ही ये स्ट्राइक जो है वो बंद हुआ, वरना ये स्ट्राइक काफी टाइम के लिए चलता है ना। सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा कि ये लेबर स्ट्राइक जो है इसे बंद कर देना चाहिए। इसीलिए, और ऐसा भी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई हम लेबर्स की बात ही नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं कहा। लेबर्स जो भी डिमांड कर रहे थे कि उनको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन सारी बातों को सुना, और इन सारी बातों को सुनने के बाद कहा कि ठीक है, हम भी तुम्हारा, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। तो उन्होंने एक सेटलमेंट करवा दिया, जो वो चाहते थे वो उन्होंने सुना, और एक सेटलमेंट, एक पीसफुल, एक ऑनरेबल सेटलमेंट हो गया 1928 में, जो कि लेबर्स ने जो स्ट्राइक किया था टाटा टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स पे। ठीक है। वो एक पीसफुल सेटलमेंट हो गया, किसके अंडर? सुभाष चंद्र बोस के अंडर। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस थे वो प्रेसिडेंट भी बन गए किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। कब? 1931 में। ठीक है। और उन्होंने ये चीज कही कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सिटीजंस एंड वेयर द स्टेट फेल्ड इट शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग देम। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि ये स्टेट का ड्यूटी है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, सब सिटीजन्स को। अगर वो फेल होती है, अगर स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पाती है सबको एम्प्लॉयमेंट, तो उसे अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। किसे? स्टेट को। ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ एक अच्छे लेवल पे हो, जैसे सोवियत यूनियन पे हो रहा था। तो वो चाहते थे कि जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ सोवियत यूनियन में हो रहा है, जो मॉडल उनका है, हमें भी एक तरह से उसी मॉडल को फॉलो करना चाहिए, और हमें भी अपना इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए। ठीक है। तो both Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra had socialist learning. Both of them had a number of followers who had already been calling themselves as leftist congressmen. Subhash Bose to attempt to seek re-election for Congress presidency in 1939 sharply divided the National Congress into leftist and rightist camp. Socialism had already made its power felt in the Congress, but now it constituted a powerful left wing with distinct leaning towards communist leadership. The younger section lost faith in the non-violent program, which had made very slow progress and so far yielded only poor results. तो बेसिकली बोस ने एक री इलेक्शन कराया, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप का 1939 में बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि री इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस चीज का री इलेक्शन होना चाहिए। और इसके कारण, क्योंकि इलेक्शन ऑलरेडी एक बार हो चुकी थी, एक बार इलेक्शन हो गया है, और बोस क्या कहते हैं आके कि हमें जो है री इलेक्शन कराना चाहिए, मतलब दोबारा से इलेक्शन कराओ। ठीक है। और इसी कारण, क्योंकि बोस ने ये चीज कही कि री इलेक्शन होनी चाहिए, इसके वजह से नेशनल कांग्रेस जो है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गया आपका लेफ्टिस्ट और एक हो गया आपका राइटिस्ट। ठीक है। एक लेफ्टिस्ट विंग हो गया और एक राइटिस्ट विंग हो गया, लेफ्ट एंड राइट विंग। अब सोशलिज्म, अब कांग्रेस में सोशलिस्ट आइडिया या सोशलिज्म काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंटली एक्टिव था, मतलब कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे थे, तो इट वाज प्रीडोमिनेंटली देयर। ठीक है। बट आफ्टर ये दोनों कैंप जब डिवाइड हो गए, राइट और लेफ्ट कैंप, तो जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी ना, जो लेफ्टिस्ट कैंप थी, उसमें सोशलिज्म और ज्यादा प्रिविलेंट हो गया और ज्यादा पावर में आ गया, है ना। और जितने जो यंगर सेक्शन थे ना, जितने भी नए नए लीडर्स थे कांग्रेस में, उनको उनकी फेथ धीरे धीरे कम होने लगी नॉन वायलेंट एक्शन से। वो जो जितने भी यंग लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया बिना मार काट के तो कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो सकती, कोई भी वॉर खत्म नहीं हो सकता, हम किसी को भी यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो अगर ब्रिटिशर्स को हमें निकालना है, हमें इंडिया को फ्री करना है, तो वायलेंट एक्शन हमें लेना होगा। और एक तरीके से ये
जस्टिफाइड भी है क्योंकि जितने भी, जस्टिफाइड इन द सेंस कि जितने भी यंग लोग होते हैं उन्हें इतनी मैच्योरिटी उस टाइम पे, मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, वो उनका खून काफ़ी गर्म रहता है, तो दे ऑलवेज फील लाइक कि बहुत वायलेंट मीन्स हमें एक तरीके से अप्लाई करना चाहिए। आज की यूथ इज़ काफ़ी सेंसिबल। मैं उस टाइम की यूथ की बात कह रही हूँ कि उस टाइम पे जो यंगर जनरेशन थी उन्हें ऐसा लगता था कि हमें मार काट से ही जो भी है वॉर, कोई वॉर करके ही हमें जो है ब्रिटिशर्स को हटाना होगा अपनी कंट्री से, है ना। ओके, मूविंग ऑन, कांग्रेस सोशलिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली सारे जितने भी सोशलिस्ट थे कांग्रेस के, उनका नाम लिखा हुआ है। विद इन द कांग्रेस देयर वर पर्सन्स लाइक जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, राम मोहन लोहिया, अरुणा असफ अली एंड एंड अदर्स हु फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी 1934 में और ये सब उनके मेंबर्स थे। तो बेसिकली टू मार्कर्स, हाँ, टू मार्कर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम सम कांग्रेस सोशलिस्ट, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, है ना। ओके, और इन्होंने टुगेदर किस वर्कर क्लास और पीजेंट क्लास, इन लोगों का जो जितने भी स्ट्रगल्स होते थे वर्किंग क्लासेस के, उस पे इन्होंने काफी ज्यादा काम करा। ठीक है, पट्टवी सीतारमैया, Sardar Patel, Rajendra Prasad, and the other old guards did not conceal their hostilities towards the Congress Socialists. Sita Ramya, even called the founders scum in the Working Committee of the National Congress in 1934, condemned the radical program of the Socialists. तो बेसिकली ये जो तीन लोग थे, अच्छा ओके, अब इतना हमने देख लिया सोशलिस्ट सोशलिस्ट सोशलिज्म सोशलिज्म, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि ऐसे कौन से लोग थे जो इसे अपोज कर रहे थे। अब भैया, कभी भी अगर कुछ हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे वो अच्छी हो रही है चाहे वो बुरी हो रही है, उसको अपोज करने के लिए, उसके खिलाफ बोलने के लिए लोग हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कहीं पे भी कि कोई एक चीज़ आई है और उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को, ये सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस में बनी थी, इसको भी अपोज करने के लिए लोग होंगे, और वो कौन कर रहे थे, वो ये तीन लोग कर रहे थे, पट्टवी सीतारामया, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीतारामया ने तो इवन इसके फाउंडर्स को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर्स को कम कहा कि भैया तुम कुछ भी, तुम तो स्कैम कर रहे हो, है ना, ऐसा कहा। और जवाहरलाल नेहरू को बेसिकली कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था इनसे। वो काफी हेजिटेंट थे, भाई जो बोलना है बोलो, डजंट इवन मैटर। ठीक है, उनको बस अपने सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट से पे था कि भैया मुझे अपने सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करना है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनको अपोज कौन कर रहा है। ठीक है, he was sympathetic towards this group, supported many of the views of the socialists, but did not formally join this group. His personal and political attachment to Gandhiji prevailed over his intellectual attachments towards socialism. अब देखो, अब क्योंकि गांधी भी एक तरीके से ओपोज ही कर रहे थे, ये जो कांग्रेस के अंदर नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी ना, तो वो भी, गांधी वाज आल्सो नॉट इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो अब जवाहरलाल नेहरू को कोई वैसे फर्क पड़ नहीं रहा था, वो चाहते थे कि सोशलिज्म आगे बढ़े। ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक थे, उनको उनको सिंपैथी थी इस पार्टी के साथ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ। ठीक है, और वो सपोर्ट भी करते थे इनके व्यूज को, बट वो फॉर्मली इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, मतलब वो एक फॉर्मल पार्ट नहीं बन सकते थे इस ग्रुप का। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल अटैचमेंट थी गांधी जी के साथ। तो वो पर्सनल और पॉलिटिकल अटैचमेंट जो उनकी गांधी जी के साथ थी, वो उसको इग्नोर करके इस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते थे। ठीक है, When Subhash Chandra Bose was expelled from the Congress after the Tripuri rift, he formed a political party, Forward Bloc, in 1939 with his left-wing followers. अब सुभाष चंद्र बोस को जब कांग्रेस से निकाल दिया गया था, एक तिरुपति रिफ्ट हुई थी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने फिर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया अपने लेफ्ट विंग फॉलोअर्स के साथ। सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट विंग के थे। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली है क्या? तो फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस ये कहना चाहते थे कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज होंगे, मतलब जितने भी ऐसे पार्टीज होंगे जिनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, जिनके व्यू पॉइंट्स सेम होंगे, वो एक साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में आके
वो अपने व्यूज को रख सकते हैं और कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं और सोशलिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिस्ट को और सोशलिस्ट को, ठीक है। बट जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि वो नेशनल कांग्रेस के साथ ही अपनी यूनिटी बना के रखे रादर देन ज्वाइनिंग फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करने की जगह वो चाहते थे कि वो नेशनल कांग्रेस के साथ ही अपनी यूनिटी को बना के रखे, ठीक है। डॉक्टर सुमित सरकार, द चॉइस हैड बीन डिफिकल्ट फॉर द लेफ्ट विंग फॉर बोथ प्रीवियस रिकॉर्ड। ओके, तो अब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि जब तक वो एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लेफ्ट विंग नहीं बना लेते वो गांधी विंग के खिलाफ नहीं लड़ सकते। मतलब जो राइट विंग है उसके खिलाफ वो नहीं लड़ सकते जब तक उनका एक डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग नहीं बन जाता, ठीक है। तो डॉक्टर सुमित सरकार एक इंसान थे, उन्होंने ये चीज कही कि लेफ्ट विंग के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे कि लेफ्ट विंग को एक कॉन्फिडेंस आ जाए सुभाष चंद्र की आइडियोलॉजीज पे या वो जो भी करना चाह रहे थे उस पे, ठीक है। तो काफी रिस्क था इस चीज पे जो भी सुभाष चंद्र बोस सोच रहे थे। So, in spite of the differences within the National Congress, the Socialists did not want to separate themselves from the National Congress because they felt that the National Congress was the only party that had the capacity to oust the British from the country. Moreover, the Socialists were minority within the Congress. They supported the radicals in the National Congress and started organizing peasant movements out of National Congress. अब नेशनल कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा रिफ्ट होने लगी थी, काफी ज्यादा डिफरेंसेस होने लगे थे। फिर भी जो सोशलिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि वो खुद को उनसे सेपरेट करे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस ही एक ऐसी कि कांग्रेस ही एक ऐसा नेशनल कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जिनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से मार निकाल सकते हैं, यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि वो उनके साथ रहे। और वैसे भी जो ये सोशलिस्ट थे वो कांग्रेस के अंदर एक माइनॉरिटी ही थे, ज्यादा थे नहीं, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि वो निकले। तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को रखा, उसको फॉलो किया, उन्होंने पीजेंट्स को भी सपोर्ट किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पीजेंट्स मूवमेंट नेशनल कांग्रेस से बाहर जाके एंड ऑल दैट, ठीक है। ग्रेजुअली ये सोशलिस्ट और लेफ्ट विंग फॉलोअर्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गए नेशनल कांग्रेस के अंदर 1930s और 40s के टाइम पे, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट्स। तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे वो काफी ज्यादा लॉयल थे किससे? नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है। और वो क्लास स्ट्रगल में बिलीव करते थे, वो कैपिटलिज्म को हटाना चाहते थे, वो जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे, प्रिंसली स्टेट्स को हटाना चाहते थे। और जो कम्युनिस्ट थे वो जो थे वो अपनी लॉयल्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ दिखाना चाहते थे। उनका एक ही गोल था कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाए। कम्युनिस्ट भी वही थे, वो भी यही बिलीव करते थे कि सबका कलेक्टिव बेनिफिट हो, सब कलेक्टिवली आगे बढ़े एंड ऑल दैट। वो भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटे, क्लास स्ट्रगल हटे, यू नो जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट कम्युनिज्म का एक गोल था कि वो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहती थी, एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब हम देखेंगे ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। तो बेसिकली बॉम्बे और कैलकाटा ये दो जो थे वो मेन सेंटर थे किसके? टेक्सटाइल के, जूट के और टी इंडस्ट्री के, ठीक है। यही दो ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे मैक्सिमम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन रहती थी। और ये जो वर्कर्स थे ना इनका लिविंग कंडीशंस काफी ज्यादा खराब था, मतलब एकदम मिजरेबल। 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हर दिन इनको काम करना पड़ता था। और पैसे कितने मिलते थे? कुछ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नल पैसे मिलते थे। ना कोई सिक्योरिटी मिलती थी, ना ऐसा श्योरिटी है कि अगर आप आज कुछ काम कर रहे हो तो कल भी आपको काम करोगे ही। मतलब जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती थी, कोई भी छुट्टी का कुछ नहीं मिलता था उनको। और गधों की तरह 24 घंटे, 15, 16, 18 घंटे हर दिन काम कराते थे, है ना। ये सब होता था। तो इन सारे सिचुएशन के बीच में कुछ लोग उभर के सामने आए, जैसे कि शशिपदा बैनर्जी। ये जो है ये एक रैडिकल ब्राह्मो है जिन्होंने वर्किंग मेंस क्लब खोला, ठीक है। एक जर्नल को भी पब्लिश किया जिसका नाम था भारत श्रमजीवी और इंडियन वर्कर इन 1874। बट ही डिड नॉट फॉर्म एनी ट्रेड यूनियन।
ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। एनएम लोखंडे ने भी एक वीकली शुरू किया जिसका नाम था दीना बंधु 1880 में, और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो कि 1890 में फॉर्म हुआ था, वो भी एनएम लोखंडे ने ही फॉर्म किया था। पहला ट्रेड यूनियन जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन, उस वो फाउंड हुआ था अप्रैल 1918 में। किसने फाउंड किया था, किसने उस सोसाइटी को, सॉरी हाँ, उस यूनियन को फाउंड किया था? बी पी वाडिया, जो कि एक क्लोज एसोसिएट थे किसके? मिस एनी बेसेंट के, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है। अब मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी एक स्ट्राइक करा वर्कर्स का 1918 में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और 1920 में गांधी ने फॉर्म किया मजूर महाजन, जिसमें उन्होंने पीसफुल रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स और एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज थे और वर्कर्स थे उनके बीच में सही रिलेशन, पीसफुल रिलेशन रहे, ये चीज़ उन्होंने स्प्रेड करा, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला ट्रेड यूनियन क्या था, तो मजूर महाजन लिख के ना आए प्लीज। मद्रास लेबर यूनियन था, काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस भी है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन मार्क इसके लिए। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी धीरे धीरे आगे आने लगी। 1990 से 1920 तक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हुई कानपुर में, कलकत्ता में, बॉम्बे, मद्रास, जमशेदपुर और अहमदाबाद में। ये इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स बेसिकली क्यों हो रही थी? क्योंकि एक तो गधों की तरह इतने टाइम तक काम करा रहे थे, 15-15, 18-18 घंटे, फिर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, पैसे भी ढंग के नहीं मिल रहे, मेडिकल लीव भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, तो स्ट्राइक्स तो करेंगे ही ना, है ना। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुआ, AITUC, बॉम्बे में 1927 में। लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने इसकी जब भी इनाग्रेट हुआ था सॉरी, तब जो इनॉग्रल सेशन था तो लाला लाजपत राय ने ही प्रिसाइड किया था, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट। और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, CF आंद्रे वॉज, BB वाडिया, अनी बेसेंट, इन्होंने भी इस इनॉग्रेशन को ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इनॉग्रेशन को, ठीक है। Still then, the growth of trade union among the workers was slow because the fear of dismissal kept them away from trade union movement. फिर भी वर्कर ज्यादा उभर के आगे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं थी ना। और कुछ भी हो, अपने जॉब जॉब होना और बिल्कुल ही जॉब नहीं होने में डिफरेंस होता है। जॉब होगा तो कम से कम कुछ तो मिलेगा, और जॉब होगा ही नहीं तो क्या मिलेगा, है ना। तो ये फियर जो उनके अंदर था ना, ये डर जो उनके अंदर अंदर था कि वो अपनी जॉब्स को खो देंगे क्योंकि जॉब सिक्योरिटी था नहीं, इसलिए वो ज़्यादा आगे आके और भी मूवमेंट्स में से ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर होता है आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 30 में। पूरे कंट्री में ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स अपने जॉब्स लूज कर देते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी देश की नीचे चली जाती है, ठीक है। 1929 में मॉडरेट्स ने, अच्छा ये फैक्चुअल डिटेल है, 1929 में मॉडरेट्स ने AITUC छोड़ दिया और उन्होंने अपना फॉर्म किया इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। उसके बाद 1931 में कम्युनिस्ट ने भी AITUC छोड़ दिया और उन्होंने फॉर्म किया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फैक्चुअल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं रेपिटेडली आपको ये चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। किसान सभा मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के काफ़ी चांसेस हैं। किसान सभा मूवमेंट 1936 में हुई थी ये, ठीक है। तो ये सभा मूवमेंट, किसान सभा मूवमेंट क्यों हुई थी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन का बर्डन था, एविक्शन का फियर था कि कहीं जॉब ना खो दे अपनी, कोई राइट ऑन लैंड नहीं था, जितने भी असेंशियल चीज़ें थे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस में राइज हुई थी, लैंडलॉर्ड्स टॉर्चर कर रहे थे सबको, अथॉरिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऑपरेशन हो रहा था वर्किंग क्लास के ऊपर, जो भी वर्किंग क्लास थी उसके ऊपर। तो बहुत सारे रिवोल्ट्स होने लगे, पीजेंट रिवोल्ट्स इंडिया में 1920 और 1930 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुई थी उसने भी एनकरेज किया कि पीजेंट्स को कि भैया तुम रिवोल्ट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। और ये सारा जो पीजेंट मूवमेंट का मेन सेंटर था वो यूपी था इस टाइम पे, ठीक है। फिर यूपी से ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मलाबार, असम, यहाँ यहाँ पे स्प्रेड हुआ, ठीक है। और यूपी से स्टार्ट हुआ था, ये मेन सेंटर था पीजेंट का तुम्हारा रिवोल्ट करने का। और यूपी में इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था ये मूवमेंट कि कब कहीं कहीं पे तो पुलिस को फायरिंग करना पड़ा
कि भैया तुम रोको, भाई रोको, कहीं तो रुक जाओ, है ना। तो पुलिस को फायरिंग करना पड़ा था एक पॉइंट पे आके, जिससे काफी पीजेंट्स की मौत भी हो गई थी, है ना, जनवरी 1921 में। और 1930s के दौरान ये जो पीजेंट्स थे, ये और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोविंसेस, अलग अलग जगहों पे इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। और इस पीरियड में कांग्रेस ने एक कॉल दिया कि नो टैक्स मूवमेंट होना चाहिए यूपी में। बेसिकली नो टैक्स कैंपेन स्प्रेड टू अदर प्रोविंसेस लाइक बंगाल, मतलब नो टैक्स, की टैक्स ही नहीं देंगे हम, तुम हमसे टैक्स मत लो, विल नॉट गिव टैक्स। ये शुरू हुआ यूपी में और धीरे धीरे करके बंगाल और बिहार में भी स्प्रेड हो गया। ठीक है। अब जितने भी बाकी जगह थी वहां पे ऑलरेडी किसान सभास बने हुए थे, ठीक है, 1920 में ही बन गए थे। बट अब क्या जरूरत थी कि एक कोई सेंट्रल किसान सभा हो। हर देखो, यूपी से स्टार्ट हुई, बंगाल में गई, यहाँ गई, वहां गई, बिहार में गई, ये वो, तो हर जगह हो रही, मतलब हर जगह किसान सभा है। बट अब नीड ऑफ द आवर क्या थी कि कोई एक सेंट्रल, मतलब इट्स लाइक स्टेट्स बहुत सारे हैं पर सेंटर तो एक ही है ना, इट्स इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही बहुत सारे किसान सभा थे अलग अलग प्रोविंसेस में, बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि कोई एक सेंट्रल हो, एक सेंट्रल उनके पास ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस को अच्छे से वॉइस कर पाए। ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने सोचा। इसी से जो हमारा ऑल इंडिया किसान सभा आता है पिक्चर में, ठीक है, जो कि किनके अंडर थी, मतलब कौन कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ऑल इंडिया किसान सभा के। स्वामी शाहजानंदा सरस्वती, एनजी रेंज, नरेंद्र देव, इंदुलाल याग्निक और बंकिम मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी की स्पेलिंग रॉन्ग है, वही मैंने करेक्ट करा है। एनीवेज, तो किसान सभा की पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ था पहला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा 1936 में फॉर्म नहीं हुई थी, 1936 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का। तो उसमें क्या डिक्लेयर, उस पर क्या ऑब्जेक्टिव्स थी कि हमें क्या क्या करना है। इस सभा ने क्या क्या डिसाइड किया कि पहले तो हम जितने भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही है पीजेंट्स के साथ, जितना भी इकोनॉमिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हम उनको उससे फ्री करेंगे। फिर हम जमींदारी सिस्टम को हटाएंगे। फिर हम जितने भी पीजेंट्स के पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, हम उन्हें वो जमीन देंगे, वो लैंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर हम जितने भी डेप्थ है, मतलब जितने भी अगर उनके पास कोई भी डेप्थ में है, मतलब कर्जे में है, तो उस सब का कैंसिलेशन हम करेंगे। ठीक है, और हम इरिगेशनल अफोर्ड इरिगेशनल फैसिलिटी, मतलब पिजेंट्स को अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी खेती को बढ़ाने के लिए इरिगेशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये चार इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके, किसान सभा के। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। ठीक है, पर देखो, अब मैंने कहा ना कभी भी कुछ भी होता है तो कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसको वो चीज पसंद नहीं आती है। तो वही है, राइट विंग लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उन्हें किसान सभा बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि किसान सभा ने बोला था कि जमींदारी सिस्टम को हटाओ। तो राइट विंग लीडर्स को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि भैया क्यों, जमींदारी सिस्टम को क्यों हटाना है। तो इसलिए राइट विंग लीडर्स ने अपोज किया इस चीज का। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। Government of India Act 1935 provided for provincial autonomy with some restrictions, कि provincial autonomy, हर province के पास अपनी खुद की autonomy होगी कि वो अपना खुद का decisions ले सके, but obviously कुछ ना कुछ restrictions तो जरूर होंगे। ठीक है, obviously with free will comes some restriction। अगर आपको free will दिया जा रहा है तो restriction तो आएंगे ही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा कि ठीक है भैया, हम आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस हुए और जहाँ पे ये देखा गया कि कांग्रेस जीत गई। ठीक है, कांग्रेस ऑलमोस्ट स्वेप्ट द पोल। द मुस्लिम लीग क्लेमिंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स परफॉर्म्ड वेरी बैडली। कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इलेक्शंस में और मुस्लिम लीग ने बहुत गंदा परफॉर्म किया इस इलेक्शंस में। मुस्लिम लीग ये क्लेम कर रही थी कि भैया देखो, हम जो है हम इंडियन मुस्लिम्स के साथ हैं, हम इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट काफी गंदा इलेक्शन का रिजल्ट आया मुस्लिम लीग का के फेवर में। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि कांग्रेस जो है उसने एक बेस बना लिया है, अपना मास बेस बना लिया है हिंदूज के
हिंदूज के विद इन, ठीक है। कांग्रेस ने अपनी सत्ता बिठा ली है, ठीक है। मुस्लिम लीग सिंस बहुत गंदे तरीके से हार गई थी इलेक्शंस में, तो मुस्लिम लीग को समझ आ गया कि भैया अब तो ये कांग्रेस का बोलबाला भर रहा है। तो मुस्लिम लीग ने ट्राई किया, क्या ट्राई किया, वो आ गई अर्बन लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास, उनके साथ वो अपनी बॉन्ड बनाना उन्होंने शुरू किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए था मुस्लिम्स का भी, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या बोला, इस्लाम इन डेंजर, इस चीज को मुस्लिम लीग ने प्रमोट करना शुरू किया कि इस्लाम जो है वो डेंजर में है। ये वन मार्कर में आ सकता है कि इस्लाम इन डेंजर ये चीज किसने बोली है, मुस्लिम लीग ने बोली है, ठीक है, कि इस्लाम डेंजर में है। वो उसने क्यों बोला? क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला सपोर्ट प्लस वोट। सपोर्ट किस लिए चाहिए? वोट के लिए, ताकि वो सत्ते में आ सके, है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि इस्लाम इज इन डेंजर और हिंदू राज से इस्लाम को डेंजर आ रहा है, ठीक है। M.A. Jinnah and other Muslim League leaders declared that the real aim of Congress was not independence but to establish a Hindu Raj which would be hostile towards the Muslim minorities. जो कि बहुत गलत बात कही है, बट एनीवेज मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने और बाकी जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उन्होंने ये चीज बोली कि जो कांग्रेस का रियल एम है वो हिंदू राज डेवलप करना है। वो सोशलिज्म के लिए जो भी वो कह रहे हैं उसके लिए काम नहीं करना चाहते, वो खुद का एक राज बनाना चाहते हैं, हिंदू राज बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, ठीक है। ये किसने कहा? ये मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उन्होंने कहा। और ये कहने के बाद बेसिकली ये सब जो हो रहा था ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम डिवीजन का ही एक तरह से एक पाथ को पेव कर रहा था, है ना। अब इट बिकेम इजी टू रेज द डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड वेयर द मुस्लिम्स कुड लिव। अब क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी वैसी बातें कह दी, तो अब ये और ज़्यादा इजी हो गया कि वो एक सेपरेट कंट्री का डिमांड करे, एक सेपरेट होमलैंड का डिमांड करे मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पे वो अपनी फ्रीडम के साथ जी सके, अपने फेथ के साथ, अपने फेथ और फ्रीडम के साथ जी सके अच्छे से, है ना। और हिंदू राज से उन्हें कोई तकलीफ या कोई भी डर ना हो। इसीलिए लाहौर सेशन 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना लेके आते हैं अपना टू नेशन थ्योरी। इस्लाम इन डेंजर मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं कहा है। इस्लाम, अभी बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं वन मार्क क्वेश्चन में। इस्लाम इन डेंजर बेसिकली किसने कहा है? मुस्लिम लीग ने। टू नेशन थ्योरी कौन लेके आया है? मोहम्मद अली जिन्ना। और कहाँ पे लेके आए थे? लाहौर सेशन में 23 मार्च 1940, ठीक है। ओके। Muslim League then passed the famous Lahore resolution demanding an independent state for Muslims because the Hindus and the Muslims were two nations. अब मुस्लिम लीग ने अपना लाहौर रेजोल्यूशन बेसिकली पास किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें जो है मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए ताकि हम अच्छे से रह पाए, हमें हिंदू राज से कोई भी थ्रेट ना हो, ठीक है। वी.डी. सावरकर जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे और M.S. गोलवालकर जो कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लीडर थे, इन्होंने कुछ चीजें कही, ठीक है, कुछ चीजें लिखी बेसिकली। इन सब चीजों को लेके इन्होंने कुछ अपनी राइटिंग्स लिखी, ठीक है। गोलवालकर्स बुक वी बिकेम द मैनिफेस्टो ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म। मतलब वी में गोलवालकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था वी, जहाँ पे उन्होंने हिंदू कम्युनलिज्म के बारे में काफी चीजें लिखी, ठीक है। They declared that the Hindus were the only nation living in India and the Muslims should either leave or live as second class citizens, ठीक है। ये किसने कहा? दे डिक्लेयर, दे मतलब कौन? M.S. गोलवालकर और वी.डी. सावरकर ने कहा कि मुस्लिम्स जो है वो या तो इस जगह को छोड़ दे इंडिया को, या फिर सेकंड क्लास सिटीजन, मतलब प्राइमरी सिटीजनशिप इन्हें नहीं मिलेगी, ये सेकंड क्लास सिटीजन हो, ठीक है। मतलब इट्स लाइक ऑथेंटिक नहीं होंगे, लाइट वर्जन, जैसे फेसबुक लाइट, इंस्टा लाइट होता है ना, वैसे लाइट होंगे ये, ऐसा इन्होंने कहा। दिस वॉज द हिंदू कम्युनलिस्ट वर्जन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ठीक है। ये हिंदू कम्युनलिस्ट वर्जन था किसका? टू नेशन थ्योरी का।
They condemned the National Congress and the congressmen for supporting our most inveterate enemies. और जो जो कांग्रेस के लोग जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिम लीग की इस डिमांड को, उनको भी इन्होंने बोला कि भैया तुम क्या कर रहे हो। उनको भी इन्होंने काफी शेम उनके ऊपर डाला। ठीक है, तो यही था। With this, we come to the end of part one of chapter one. I hope I was able to make this very clear to all of you. एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पे लेके आऊँ, क्योंकि बोर्ड्स काफ़ी, मतलब हिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है। बट मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी बिकॉज मेरे भी काफ़ी एग्ज़ाम्स एंड ऑल चल रहे हैं अभी, सो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जा रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आना। बट देन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। बट काइंडली स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. I'll definitely bring up good content for you all. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. अगर आपको कोई भी doubt है, you can write your doubts in the comment. I'll definitely read and reply to that doubts and all the comments. With that, I would like to end today's video. Thank you very much. Till then, happy reading and yeah, thank you.